हेलो स्टूडेंट्स, होप कि आपको जो लास्ट वाली वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम उससे आगे की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। हम जो प्रॉपर्टी लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे तो वो फ़ॉन्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक, फ़ॉन्ट फैमिली में हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो पर्टिकुलर फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का नाम है, उसको हम यूज़ करके आपके टेक्स्ट को एक पर्टिकुलर फ़ॉन्ट के अंदर लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका जो था वो मैं एक बार दोबारा रिकैप करवा देता हूँ आपको हल्का सा। तो उसके बाद हमने लिखा था फ़ॉन्ट फैमिली और उसके आगे उसकी वैल्यू को मैंने डिफाइन कर दिया, यानी फ़ॉन्ट का जो नाम है कौन सा फ़ॉन्ट हम यूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट नेम को हमने डिफाइन किया था। अगर हम HTML 1 और 2 की बात करें तो वहाँ पे हम केवल इस तरीके से लिखते थे फ़ॉन्ट, ठीक, फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का स्टाइल या फ़ॉन्ट का फेस के रूप में भी हम इसको यूज करते थे। यहाँ पे जो है आपका फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम। एक तो हमने डिस्कस किया था फैमिली नेम और एक हमने डिस्कस किया था जेनेरिक फैमिली। फैमिली नेम और जेनेरिक फैमिली के बारे में डिस्कस किया था। तो फैमिली नेम हमारा क्या है? फैमिली नेम का मतलब होता है कि आपका कोई भी जो फ़ॉन्ट है उसका जो नाम है, यानी फ़ॉन्ट का नाम जो है वो क्या कहलाता है? आपका फैमिली का नाम, यानी हर एक पर्टिकुलर फ़ॉन्ट का एक स्पेसिफिक नाम होता है। वही नाम आपका किस नाम से जाना जाता है? फैमिली नेम के, कि वो पर्टिकुलर जो फ़ॉन्ट है वो किस फैमिली नेम से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि आपके हर एक फ़ॉन्ट का जो है वो प्रॉपर्टीज़ आपकी अलग होती हैं, उनका जो थिकनेस होती है आपके फ़ॉन्ट की वो अलग होगी, उनका साइज़ अलग होगा। तो इसलिए उनको किस नाम से जाना गया? फैमिली नेम के नाम से जाना गया। जेनेरिक फैमिली किसको बोला गया? जेनेरिक फैमिली आपके उन पर्टिकुलर फ़ॉन्ट नेम्स को बोला गया जिनका प्रॉपर्टी सेम रहता है। ग्रुप ऑफ, ऐसा ग्रुप जिनका फ़ॉन्ट नेम का जो कि यूनिफॉर्म हो, यानी जिनकी प्रॉपर्टी यानी अपीयरेंस बिल्कुल एक समान दिखाई दे, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। एक एग्जांपल अगर हमने इसका सेंस सेरिफ इसका एक एग्जांपल है। सेंस सेरिफ जो आपकी जेनेरिक फैमिली है उसके अंदर जितने भी फ़ॉन्ट आते हैं, अब इसके अंदर हो सकता है कि अलग अलग फ़ॉन्ट नेम हम यूज कर रहे हैं। ठीक, फ़ॉन्ट नेम का ग्रुप भी हमारा क्या कहलाता है? जेनेरिक फैमिली कहलाता है, जो कि सेम प्रॉपर्टी को रखते हैं। सपोज करो इसके अंदर सपोज कर रहे हैं सपोज इसमें एरियल आता है, ट्रेविस आता है, ठीक, कॉमिक आता है। ये तीन फ़ॉन्ट अलग अलग है, लेकिन अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ की तो इनकी प्रॉपर्टी यानी अपीयरेंस इनकी सेम है। तो इसलिए इनको एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर डाला गया जिसको जेनेरिक फैमिली बोला गया कि ये यहाँ से उत्पन्न हुए हैं। जेनेरिक का मतलब ये यहाँ से उत्पन्न हुए हैं तीनों के तीनों। और हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि सेंस सेरिफ के अंदर जो भी आपके पर्टिकुलर आपका फ़ॉन्ट आएगा उसके फीट नहीं होंगे, मतलब नीचे आपको कोई भी एरो दिखाई नहीं देगा। फीट वाले कौन से होंगे? इस टाइप जिसके अंदर आपको नीचे फीट दिखाई देता है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी कि विदाउट फीट वाले आपके सेंस सेरिफ में, और फीट वाले अलग से इसमें बना दिया सेरिफ। तो सेरिफ वाले वो जेनेरिक फैमिली है जिसके अंदर आपके फीट आते हैं। ऐसे ही आपकी पर्टिकुलर फ़ॉन्ट नेम जिनके अंदर आपके इस टाइप के क्या होंगे? फीट होंगे नीचे की तरफ, जो आपका जो फ़ॉन्ट है वो एंड हो रहा होगा। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी थी वो थी हमारी फ़ॉन्ट का स्टाइल। फ़ॉन्ट के स्टाइल के बारे में हमने क्या पढ़ा? फ़ॉन्ट के स्टाइल के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से आपका फ़ॉन्ट दिखाई देगा, उसको लिखने का तरीका क्या होगा, कैसी उसकी अपीयरेंस होगी, उसके ऊपर फोकस करता है आपका फ़ॉन्ट स्टाइल। तो फ़ॉन्ट को लिखने का तरीका हमने तीन वैल्यू पढ़ी थी। एक पढ़ी थी नॉर्मल, दूसरी पढ़ी थी आपकी इटैलिक और तीसरी पढ़ी थी ऑब्लिक। ये तीन वैल्यू हमने पढ़ी थी। नॉर्मल यानी आप जब नॉर्मली फ़ॉन्ट को लिखते हैं उसमें किसी टाइप का अलग से आपको कुछ दिखाई नहीं देता, एक सिंपल सा जैसे उसको जनरली लिखा जाता है वैसा ही नॉर्मल फ़ॉन्ट के अंदर वो आता है। इटैलिक के अंदर आपकी जो नॉर्मल फ़ॉन्ट है वो किसमें आता है? आपका कर्सिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी आपको एक स्पेसिफिक अपीयरेंस उसकी दिखाई देती है कि आपके किसी फाइल को कुछ इस तरीके से करके आपका स्पेशल सिंबल बना के इस तरीके से लिख दिया जाए। ठीक, और ऑब्लिक क्या था? ऑब्लिक को हमारा बोला गया था कि ऑब्लिक जो है वो आपके नॉर्मल फ़ॉन्ट के ही स्लोप्ड वर्जन है। स्लोप्ड मतलब थोड़े से टिल्ट हो रहे हैं।
यानी आपका जो नॉर्मल है उसी का क्या करेंगे, स्लोप बदलना है। तो स्लोप बदलने की अगर हम बात करें आई का, तो स्लोप बदलने में हल्के से ऐसे इस तरीके से जो आपने लिखे हुए, यानी यहाँ पे आपका देख रहे होंगे स्ट्रेट लाइन होने की बजाय आई के अंदर स्लोप है। स्लोप है तो ये वाले हमारे इसमें चले गए थे, ऑब्लिक के अंदर गए थे। इनको लिखने का जो तरीका था, जो CSS में लिखने का तरीका था, तो हमने इस तरीके से लिखा था इसको कि फॉन्ट का स्टाइल और उसकी वैल्यू को हमने लिख दिया। इस तरीके से हमने इसको लिखा था कि आपका फॉन्ट का स्टाइल और उसकी जो भी वैल्यू हमने लिखी है, नॉर्मल में बनाना है, इटैलिक में बनाना है, ऑब्लिक में बनाना है, उसको हमने लिख दिया था। ठीक, इसके बाद जो हमने नेक्स्ट पढ़ा था, नेक्स्ट पढ़ा हमने फॉन्ट वेरिएंट के बारे में। देखिए फॉन्ट वेरिएंट में हमने क्या पढ़ा था, फॉन्ट वेरिएंट में हमने पढ़ा था कि अगर आप किसी फॉन्ट को या उसके अपीयरेंस को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो हम फॉन्ट वेरिएंट का यूज करते हैं। तो फॉन्ट वेरिएंट की हमने जो वैल्यू ली थी, नॉर्मल और स्मॉल कैप्स, दो वैल्यू ली थी। यानी हम फॉन्ट को लिखते समय या तो नॉर्मल में लिखेंगे या स्मॉल कैप्स में लिखेंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें जल्दी समझ में आएगा। हमने एक एग्जांपल लिया था कि हम हेडिंग को लिख रहे हैं, हमने एक हेडिंग लिखी इस नाम से। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मेरा एक वर्ड जो है कैपिटल में है, सॉरी एक लेटर कैपिटल में है और बाकी स्मॉल में है। तो आपका जो ये है वो क्या है, नॉर्मल फॉन्ट वेरिएंट है। नॉर्मल फॉन्ट वेरिएंट है क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपके कैपिटल भी है एंड स्मॉल दोनों है। ठीक, इसके बाद जो हमने स्मॉल कैप के लिए पढ़ा था, अगर किसी को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, इस तरीके से लिखता हूं, तो इसके अंदर मेरे जितने भी लेटर है वो है तो कैपिटल में, सारे के सारे लेटर इसमें है, कैपिटल्स में है। लेकिन कैपिटल के साथ साथ उसमें जो है साइज जो है वो स्मॉल भी है, साइज स्मॉल भी है, इसलिए इसको क्या बोला गया, स्मॉल कैप इसको हमने नाम दिया। ठीक, अब कई बार क्या होता है कि स्मॉल कैप वाला अगर हम यूज कर देते हैं, तो हमने हेडिंग के साथ यूज कर लिया इसको कि फॉन्ट वेरिएंट और स्मॉल कैप, एक हेडिंग के साथ हमने इसको यूज कर लिया कि आपका H1 फॉन्ट वेरिएंट और स्मॉल कैप। सपोज करें कि आपका जो सिस्टम है स्मॉल कैप को नहीं ले पा रहा, या उस पर्टिकुलर फॉन्ट जिसके साथ जो आपने पहले फॉन्ट यूज किया हुआ, फॉन्ट फैमिली यूज की होगी, उसी को आपने स्मॉल कैप में कन्वर्ट किया, तो हो सकता है ये स्मॉल कैप को सपोर्ट ना कर रहा हो। तो सपोर्ट नहीं कर रहा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, सपोर्ट नहीं कर रहा तो हमारा आउटपुट आएगा कि आपके सारे के सारे इसमें होंगे कैपिटल वर्ड्स, कैपिटल लेटर्स के अंदर आपका पूरा टेक्स्ट आपका दिखाई देगा। यानी स्मॉल कैप इस तरीके से नहीं दिखने की बजाय ये सारा का सारा किस तरीके से आपका होगा, सारे के सारा इक्वली कैपिटल लेटर्स आपको दिखाएगा। तो ये था हमारा फॉन्ट वेरिएंट। इसके बाद जो हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है, इसके बाद जो हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है वो पढ़नी है आपकी फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट का क्या खेल है, देखिए फॉन्ट वेट हमारा क्या बताता है, किसी भी फॉन्ट की बोल्डनेस या हैवीनेस, किसी भी फॉन्ट की बोल्डनेस या हैवीनेस को बताता है। बोल्डनेस या हैवीनेस मतलब क्या है, अगर हमने एक ए हमने इस तरीके से लिखा है, एक और ए लिखते हैं और एक और लिखते हैं, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो तीनों ए जो है उसकी हैवीनेस या बोल्डनेस के अंदर आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो इस हैवीनेस या बोल्डनेस को बताने के लिए हमारा कौन सा यूज हुआ, फॉन्ट वेट। क्यों फॉन्ट वेट क्यों यूज हुआ, क्योंकि हमने HTML 1 और 2 में पढ़ा था कि हम अगर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, वहां पे हमारा
बोल्ड टैग यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई इस टाइप का बोल्ड टैग नहीं है, तो CSS ने हमें क्या दे दिया, फॉन्ट वेट के रूप में हमें बोल्ड टैग को यूज करने की परमिशन दी। अब बात आती है कि बोल्ड टैग की जगह हमें फॉन्ट वेट तो मिल गया, लेकिन इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है। तो वैल्यू को अगर हम देखें तो आपकी वैल्यू जो होगी या तो नॉर्मल हो सकती है, या बोल्ड हो सकती है, बोल्डर हो सकती है, लाइटर हो सकती है। ये वैल्यू जो है आपकी टेक्स्ट की फॉर्म में, यानी टेक्स्ट की फॉर्म में आप इन वैल्यू को तो दे सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म की वैल्यू है। इसके अलावा अगर हमें वैल्यू नंबर की फॉर्म में देनी है तो हम इस तरीके से दे सकते हैं 100 to 900। अब आप बोलेंगे सर ये 100 to 900 पिक्सल में, किसमें, पिक्सल में नहीं है। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना, 100 पिक्सल या 900 पिक्सल के केस में नहीं है आपका, ठीक। 100 to 900 एक इन्होंने आपकी स्पेसिफिक रेंज बनाई है, जो कि आपकी बुक में भी आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप का एक चार्ट आपको दिखेगा कि नॉर्मल से बोल्ड पे जा रहा है, बोल्ड से बोल्डर पे जा रहा है, फिर लाइटर पे जा रहा है, और उसके बाद 100 to 900 तक। 100 जिस वक्त आपका लाइटर है, यानी लाइटर भी है, उसके बाद ये फिर आपका बढ़ते हुए जा रहा है, लाइटर सबसे लाइट होगा, और उसकी ये बीच की वैल्यू है आपकी किसी भी बोल्ड की शुरू से और एंड के बीच की, और फिर आपका ये क्या होता चला जाएगा, आपका हैवी, यानी आपका जो हैवीनेस है वो इंक्रीज होते हुए चली जाएगी। तो ये आपका फॉन्ट वेट के अंदर हमने बताया। फॉन्ट वेट को लिखने का कोड क्या होगा वो देखेंगे। तो हम उसी तरीके से लिखते हैं। सपोज H1 आपने लिखा था, H1 को हमने लिखा फॉन्ट वेट को हमने लिखा। फॉन्ट वेट को लिखने के बाद अब हम उसके अंदर क्या दे देंगे, आपकी वैल्यू को डिफाइन कर देंगे। जो वैल्यू में देनी है, हम चाहे टेक्स्ट की फॉर्म में लें या आप इसको नंबर की फॉर्म में लें, किसी भी फॉर्म में आप इस वैल्यू को ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने केवल टेक्स्ट की ही वैल्यू लेनी है, आप नंबर की फॉर्म में भी क्या ले सकते हैं, वैल्यू को ले सकते हैं। तो नंबर की फॉर्म में अगर आप वैल्यू लेंगे तो आपकी फॉन्ट वेट की वैल्यू है 100 से 900 के बीच में कोई भी वैल्यू आपकी आ जाएगी। टेक्स्ट के रूप में ले रहे हैं तो आपकी किसके रूप में आ जाएगी, टेक्स्ट के रूप में आपकी वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉन्ट वेट के बारे में। इसके बाद जो आपकी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो आती है हमारी फॉन्ट साइज। अगर आपको याद हो तो फॉन्ट साइज के बारे में हमने अब तक बात की। फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज क्या होता है। फॉन्ट का साइज अगर आपने डिफाइन करना है तो फॉन्ट का साइज अगर आप HTML 1 और 2 में देखें तो वहाँ पे हमारी एक रेंज होती थी फॉन्ट साइज के लिए, आपका 1 to 7 एक रेंज होती थी। 1 to 7 के बीच में हम यूज करते थे फॉन्ट की साइज को डिफाइन करने के लिए। डिफाइन करने का तरीका कैसा होता था आपका कि फॉन्ट साइज को हम लिखते थे, फॉन्ट साइज को हम लिखते थे इस तरीके से, फॉन्ट साइज इक्वल टू 2, इस तरीके से हम डिफाइन करते थे। लेकिन CSS में ऐसा नहीं होगा। CSS में हमारी 4 टाइप की वैल्यू आपकी चलेगी। कौन कौन सी 4 टाइप की वैल्यू चलेंगी देखते हैं। पहले लिखने का तरीका आपका CSS के अंदर CSS के अंदर कैसे होगा, H1 फॉन्ट साइज कॉलम और यहाँ पे इसकी वैल्यू। अब बात आती है वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आपकी क्या होगी, कौन कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो देखिए 4 टाइप की वैल्यू हम पढ़ेंगे CSS के अंदर। वहाँ पे हमने केवल एक टाइप की वैल्यू पढ़ी थी आपकी पिक्सल के रूप में। यहाँ पे 4 टाइप की वैल्यू पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे पिक्सल्स। तो पिक्सल को डिनोट करने का तरीका क्या होगा, px। दूसरा पॉइंट के रूप में, पॉइंट के रूप में pt के रूप में हम लिखते हैं। तीसरा em, ठीक। चौथा होगा परसेंटेज को परसेंटेज के रूप में लिखते हैं। अब बात आती है चारों वैल्यू के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। देखिए जो आपकी स्टार्टिंग को वैल्यू ये हमेशा एब्सोल्यूट रहती है, एब्सोल्यूट या इसको बोलते हैं फिक्स वैल्यू भी हम इसके अंदर देते हैं। फिक्स वैल्यू भी हम इसके अंदर देंगे पिक्सल या पॉइंट में। जैसे हम 5 पिक्सल, हम क्या कैसे लिखते हैं इसकी वैल्यू 5 पिक्सल। तो हमारा जो पिक्सल आता है वो किस, आपका जो फॉन्ट साइज आता है वो किस में आता है, पिक्सल के रूप में आता है, 5 के रूप में आता है, ना घटता है ना बढ़ता है। इसी तरीके से पॉइंट, अगर हम लिखते हैं 6 pt तो 6 पॉइंट के रूप में आपका वो दिखाई देता है। जबकि em के अंदर क्या है,
EM के अंदर और आपके परसेंटेज के अंदर हमेशा याद रखिएगा रिलेटिव वैल्यू आपकी चलेगी। क्या चलेगी? रिलेटिव वैल्यू। अब बात आती है रिलेटिव वैल्यू से क्या मतलब है? तो रिलेटिव वैल्यू से मतलब है कि भैया आपकी जो पहले कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी उसके साथ रिलेट करके वो नई वैल्यू को देगा। कैसे? सपोज करें हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हमारे फ़ॉन्ट साइज की वैल्यू है 3। कितनी है? 3। ठीक। अब जब मैं फ़ॉन्ट साइज को लगाने लगा, दोबारा मैंने फ़ॉन्ट साइज को डिफाइन किया तो मैंने वहां पे लिख दिया 2EM। क्या लिख दिया मैंने? 2EM। तो 2EM का मतलब है कि आपका जो पहले से डिफॉल्ट फ़ॉन्ट साइज है उसका 2 गुना कर दो। तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 6। यानी मेरा नया फ़ॉन्ट साइज क्या आ गया? 6 आ गया। तो यानी आपका EM जो है वो तो मल्टीपल में काम करेगा। जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देगा जितने नंबर ऑफ आपने वैल्यू यहाँ पे दी होगी। परसेंटेज कि आपकी जो वैल्यू होगी उसको कितने परसेंट इंक्रीज करेगा? अगर हम देखते हैं 20% तो क्या करेगा? 3 का 20% निकाल के उतना आपका फ़ॉन्ट का साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि आपकी जो वैल्यूज हैं PT की, पिक्सल की और EM की और परसेंटेज की, इनको बहुत ध्यान से ही आप चेक करेंगे। ठीक। तो जो आपकी पिक्सल की वैल्यू होती है अपना पॉइंट की वैल्यू होती है वो 1/72 ऑफ ए पिक्सल। इस चीज को याद रखें। एक पिक्सल का 1/72वां भाग आपका एक पॉइंट को डिनोट करता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिक्सल एंड पॉइंट, व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ़ॉन्ट साइज इनटू द CSS। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये तो हमारी फ़ॉन्ट की सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। अगर हमें सारी प्रॉपर्टी को एक साथ यूज करना है, हमने जितनी भी प्रॉपर्टी उनको एक साथ लिख के देते हैं। सपोज मेरा एक पैराग्राफ है उसके अंदर मैं ये सारी प्रॉपर्टी जितनी हमने पढ़ी है सारी लिखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका फ़ॉन्ट साइज रख दिया, सपोज फ़ॉन्ट साइज मैंने ले लिया 2 पिक्सल। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी फ़ॉन्ट फैमिली की, तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी फ़ॉन्ट वेरिएंट की, फ़ॉन्ट वेरिएंट में हमने ले लिया इटैलिक। चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी फ़ॉन्ट स्टाइल की, फ़ॉन्ट स्टाइल में फ़ॉन्ट स्टाइल में ले लिया इटैलिक। ठीक। और कोई प्रॉपर्टीज की बची हो? हमने सारी प्रॉपर्टीज की ले ली है। एक प्रॉपर्टी वाली थी फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट सपोज 200। अब अगर आप देखेंगे तो कोड हमारा कितना बड़ा होगा। हमने सारी प्रॉपर्टीज को यूज किया लेकिन कोड जो है हमारा वही प्रॉब्लम जो है HTML 1 और 2 में आ रही थी। कोड का साइज जो है इंक्रीज हो गया, कोड का साइज इंक्रीज हो गया तो हमारी पूरे के पूरे वेब पेज का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला हम आपको एक शॉर्ट हैंड देते हैं। एक शॉर्ट हैंड होते हैं, छोटा लिखने का तरीका देते हैं। जो हमने अगर आपको याद हो तो बैकग्राउंड के अंदर पढ़ा था लास्ट टाइम कि आप बैकग्राउंड के अंदर जो है बैकग्राउंड लिखते थे और सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते थे, वही तरीका आपका इसमें चलेगा। अब देखो इसी फ़ॉन्ट की जो प्रॉपर्टी हमको अगर वो इस तरीके से लिख दें हमारी सारी प्रॉपर्टी भी इंक्लूड हो जाएगी और हमारा कोड भी क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले फ़ॉन्ट लिखा हमने। ठीक। अब इसके अंदर जो है जो आपका बैकग्राउंड के अंदर हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम क्या देते थे? कलर। फिर हम क्या देते थे उसके बाद URL, इमेज का URL, और उसके बाद हम क्या देते थे आपका रिपीट और नो रिपीट, और उसका सीक्वेंस वही रहता था। उसका सीक्वेंस भी आपका वही रहता था। तो इसी तरीके से आपका जो सबसे पहला होगा इसमें वो होगा फ़ॉन्ट का
स्टाइल। ये सीक्वेंस आपको याद रखना, आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का वेट आ जाएगा, सॉरी फ़ॉन्ट का वेरिएंट आ जाएगा। उसके बाद आपको फ़ॉन्ट का वेट देना है, फिर फ़ॉन्ट का साइज एंड फिर फ़ॉन्ट की फैमिली आपने देनी है। ये सीक्वेंस आपका रहेगा फ़ॉन्ट से करके। अब हम डिफाइन करते हैं इसी रूल से। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट की किसको डिफाइन करते हैं, स्टाइल को, किस स्टाइल का आपका फ़ॉन्ट होगा। ठीक, तो फ़ॉन्ट अगर सपोज हमारा नॉर्मल है, ठीक है, तो हम उसको क्या दे देंगे, नॉर्मल दे देंगे, ठीक है। और इटैलिक देना तो इटैलिक दे सकते हैं। तो सपोज हमने क्या देगा, इटैलिक। अब हमें अगली प्रॉपर्टी की वैल्यू बतानी है, तो हमारा वही तरीका कि आप स्पेस छोड़ेंगे, वेरिएंट में नॉर्मल, ठीक, वेट, सपोज वेट में बोल्ड लेना चाहता हूँ, बोल्ड। अब अगली प्रॉपर्टी साइज, साइज में 5 पिक्सल लेना चाहता हूँ, 5px। इसके बाद फ़ॉन्ट की फैमिली ए, और ये अब अगर आप देखेंगे तो मेरा वन लाइनर कोड बन गया, जो कि मैंने पहले इस तरीके से बनाया था, जिस तरीके से मैंने नीचे प्रॉपर्टीज को लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप वन लाइनर कोड को भी बना सकते हैं। बेटर है आप इस तरीके से लिखें, शॉर्ट हैंड की फॉर्म में ही आप अपने कोड को लिखें, जब आपने सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ यूज करना है। तो यही एक सबसे बेटर तरीका है आपकी शॉर्ट हैंड ट्रिक, जिसको हम यूज कर सकते हैं आपके सारे के सारे पूरे के पूरे आपके कोड को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये तो थी हमारी सारी फ़ॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी। टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है वो डिस्कस करते हैं। चलिए, एक बेटा इसमें आपकी बुक में जो है एग्जाम्पल 5.5 आप जरूर पढ़ें, क्योंकि 5.5 एग्जाम्पल हमने अब तक फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ा है, कलर बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा है, उसका एक मिक्सचर दिया है, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, समझा दी है, आप प्रैक्टिकली उस एग्जाम्पल को एक बार करके देख लेना। प्रैक्टिकली जब आप एग्जाम्पल को करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलिए अब हम बात करेंगे आपकी टेक्स्ट। टेक्स्ट की क्या प्रॉपर्टी आपकी होगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपकी टेक्स्ट की होंगी। तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को समझने के लिए सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी आएगी टेक्स्ट के अंदर, वो आएगी टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट क्या है, अगर आपने 9th क्लास में याद हो तो हमने इंडेंटेशन पढ़ी थी। इंडेंटेशन हमारी क्या कहती है, इंडेंटेशन हमारी यही कहती है कि आपने किस जगह पर कितने स्पेस को छोड़ना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वो कैसे काम करेगा। अगली जो प्रॉपर्टी है आपकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट प्रॉपर्टी दी है, अगर आपको याद हो, इसने अब तक हमें अलाइनमेंट प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताया था। टेक्स्ट लाइन, अगली प्रॉपर्टी हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के बाद अगली प्रॉपर्टी हमारी लेटर स्पेसिंग एंड वर्ड स्पेसिंग। ये प्रॉपर्टी हमने टेक्स्ट के बारे में पढ़नी है, तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले टेक्स्ट इंडेंटेशन। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि 9th में हमने एक इंडेंटेशन पढ़ा था कि आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को जब लिखते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर तो कुछ एक स्पेस को आप छोड़ते हैं ताकि आपका टेक्स्ट जो है वो रीडेबल फॉर्म में रहे, एक दूसरे में पैराग्राफ मिक्स ना हो। सेम केस आपका CSS के साथ भी टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, उस पैराग्राफ में बाय डिफॉल्ट एक लाइन तो आपकी वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, लेकिन अगर आप दो पैराग्राफ के बीच में उस लाइन का स्पेस जो है उसको अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आई, टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी आई। तो टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारी पिक्सल में रहेगी। और लिखने का तरीका आपका कैसा रहेगा, सपोज आपने पैराग्राफ के साथ इसको यूज किया, ठीक है, हम क्या लिखेंगे टेक्स्ट इंडेंट और इसकी जो प्रॉपर वैल्यू है वो 30 पिक्सल, यानी आपके दो पैराग्राफ के बीच
बीच में फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ, यानी एक पैराग्राफ ये है और एक पैराग्राफ ये है। तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो रहा है इस वजह से, उसके और इसके बीच में कितना स्पेस है, 30। बाय डिफॉल्ट हमारा एक लाइन का होता है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं इसकी हेल्प से, टेक्स्ट इंडेंट की हेल्प से। तो यही हमारी क्या प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है। इसके बाद आती है आपकी टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी आपको पहले भी पढ़ी है, हम मोस्टली हर एक जो आपका टैग था उसके साथ अलाइन प्रॉपर्टी को पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे उसने हमें टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी अलग दी। अब तक अगर आप देखेंगे हमने जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है, जितने एलिमेंट पढ़े हैं, उनके अंदर उसने किसी में भी अलाइन प्रॉपर्टी को अलग से नहीं बताया है। तो याद रखें, जब भी आपने अलाइन प्रॉपर्टी CSS में यूज करनी है तो वो हमेशा टेक्स्ट अलाइन के साथ यूज होगी, क्योंकि हम अलाइन किसको करेंगे, टेक्स्ट को ही करेंगे मोस्टली। तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी आपकी वहाँ पे यूज होगी, चाहे वो हेडिंग का टेक्स्ट हो या पैराग्राफ का टेक्स्ट हो, किसी भी चीज़ का टेक्स्ट हो, किसी भी एलिमेंट का वो पार्ट हो, आप उसको टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी से ही सेट करेंगे। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए हमारे क्या वैल्यू हो सकती है, अगर आपको याद हो तो हमारी जो वैल्यूज थी वो क्या थी आपकी, लेफ्ट, राइट और सेंटर। ठीक, यही हमारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। ठीक, अब CSS के अंदर क्या कुछ कोई नई वैल्यू इंट्रोड्यूस की गई? हाँ जी, एक नई वैल्यू इंट्रोड्यूस की गई जो आप पूछते रहते हैं बार बार। उसमें क्या आप पूछते रहते हैं, सर जस्टिफाई क्यों नहीं है, जस्टिफाई क्यों नहीं है, जस्टिफाई क्यों नहीं है? याद हो तो आपको, आपने कई बार मेरे से पूछा था कि सर जस्टिफाई वैल्यू नहीं आएगा क्या टेक्स्ट के अंदर? हम 9th में तो हमने पढ़ा था वर्ड के अंदर, इसमें क्यों नहीं? तो वो वाली प्रॉपर्टी को CSS के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब हमारी वैल्यू जो है 3 के बजाय हमारी 4 वैल्यू हो गई हैं टेक्स्ट के अलाइनमेंट, यानी लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। अब आपको ये प्रॉपर्टी दे दी गई है, जस्टिफाई प्रॉपर्टी को भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यूज करने का जो तरीका है आपका वही रहेगा जो हमने पहले पढ़ा है। कोड को लिखने का तरीका तो अगर उसका देखें, कोड को लिखने का तरीका सपोज H1 कोई हेडिंग है, उसको आप लेफ्ट में लिखना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट अलाइन लिखेंगे, अब प्रॉपर्टी की वैल्यू ले लेंगे हम। इसी तरीके से अगर H1 को आप राइट लिखना चाहते हैं तो आपकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज होती रहेगी। प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसको आप चेंज करते जाइए, उसी अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट जो है वो अलाइन होता हुआ चला जाएगा। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। तो हमारा इसमें जो एक्स्ट्रा है वो है केवल जस्टिफाई। इसके बाद आता है टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट को डेकोरेट करना। आपने टेक्स्ट लिखा है, आपने कई बार देखा होगा कि आपका कोई टेक्स्ट अगर लिखा है स्पेसिफिकली, अगर आपका टेक्स्ट लिखा है, सपोज हमने लिख दिया हेडिंग, आपने लिखा है हेडिंग, ये एक टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट है, इसको हेडिंग मत मानना, एक मैंने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अंडरलाइन हो गया, याद करें आप, अंडरलाइन के लिए हमने अब तक कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी। HTML 1 और 2 में हमारे पास क्या था, अंडरलाइन टैग, लेकिन इसके अंदर हमने अब तक इस प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ा। तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास इंक्लूड कर दी गई टेक्स्ट डेकोरेशन में एडिशनल फीचर्स के साथ। क्या एडिशनल फीचर है, तो अगर हेडिंग में हमें अंडरलाइन चाहिए तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन में यूज करें अंडरलाइन। एक और तरीका है लिखने का, अगर ये जो लाइन अंडरलाइन आ रही है मुझे टेक्स्ट के ऊपर चाहिए, जिसको हम ओवरलाइन बोलते हैं, यानी इस तरीके से। तीसरी इसने प्रॉपर्टी दी, क्या रखी है, अगर लाइन आपकी टेक्स्ट के बीच में से जा रही है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक, लाइन थ्रू प्रॉपर्टी। तो ये 2 या 3 प्रॉपर्टी हमारी जो है एक्स्ट्रा देगी। एक ब्लिंकिंग प्रॉपर्टी भी होती है, तो ब्लिंकिंग वाली हमारी काम नहीं आती मोस्टली, हम यही 3 यूज करते हैं। तो टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कोड होगा, सपोज कोई हेडिंग है, हेडिंग में जो हमारा आएगा, कोई हमारा पैराग्राफ ले लिया हमने, ठीक, P टैग ले लिया, P टैग के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, हेडिंग के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं कि हेडिंग में सपोज H1 ले लिया, H1 के अंदर हमने टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज की, टेक्स्ट
डेकोरेशन के साथ में क्या लिखूंगा आपका कोई भी वैल्यू, 3 वैल्यू होंगी इसमें, याद रखिएगा। इसके लिए आपकी वैल्यू रहेगी अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए अंडरलाइन वैल्यू रहेगी। हेडिंग ऊपर है तो क्या रहेगी ओवरलाइन वैल्यू रहेगी। अगर टेक्स्ट के बीच में से लाइन जा रही है तो वैल्यू रहेगी लाइन थ्रू। और एक चौथी मैंने आपको बताई थी हमारी नहीं होती हमारी ब्लिंकिंग। आप यूज करके देख लेना ब्लिंकिंग वाले को, कई ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, कुछ ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते, तो हम उसको यूज भी नहीं करते। जनरली जो हमारी यूज होती है वो ये तीन होती है। तो इसके अंदर वैल्यू अंडरलाइन चाहिए। अंडरलाइन अगर हमारी आई है हेडिंग के अंदर, हेड फोल्डर का बात करें तो ओवरलाइन अगर हम लिखते हैं या हम अंडरलाइन ले लेते हैं या हम ओवरलाइन भी ले सकते हैं या हम लाइन थ्रू भी ले सकते हैं। तो जैसी प्रॉपर्टी आप लेंगे, जो वैल्यू आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट क्या होगा, डेकोरेट हो जाएगा। डेकोरेशन इसमें ऐसी कुछ खास की नहीं, लेकिन नाम इसको केवल टेक्स्ट डेकोरेशन दिया गया। टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब ये है कि अगर आपको लाइन जो चाहिए वो अंडरलाइन चाहिए, ओवरलाइन चाहिए, लाइन थ्रू चाहिए, केवल उसके लिए बात कर रहा है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक इसने कोई हमें डेकोरेशन के लिए फूल पत्तियाँ नहीं दी, या ऐसा कोई आपका अलग से हमें कोई टैग नहीं दिया जो कि हमारा टेक्स्ट को डेकोरेट कर सके। ठीक, इसके बाद आप लेटर स्पेसिंग पढ़ते हैं। पहले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मालूम पड़ेगा, पहले पढ़ते हैं लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग दोनों एक जैसी सी प्रॉपर्टी है आपकी। देखिए लेटर स्पेसिंग को समझ लेते हैं। लेटर स्पेसिंग, लेटर्स मतलब कैरेक्टर, दो कैरेक्टर्स के बीच में कितना, अगर आप मैं सपोज ये लिखता हूँ ठीक, मैंने लिखा ए तो ए और वी और एम, इन दोनों तीनों के बीच में कुछ आपका गैप है, स्पेस है। अगर मैं उस स्पेस को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं कैसे लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ ए आए स्पेस ज़्यादा हो जाए, बी आए स्पेस ज़्यादा हो जाए, ठीक। मैंने क्या इंक्रीज कर दिया, लेटर के बीच में स्पेस को इंक्रीज कर दिया। लेटर के बीच में स्पेस को इंक्रीज जब हमें करना है तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी काम आएगी, लेटर स्पेसिंग। ठीक, लेटर स्पेसिंग की वैल्यू हमेशा पिक्सल में रहेगी, इस चीज को आप याद रखें। लेटर स्पेसिंग की वैल्यू हमेशा किसमें रहेगी, आपकी पिक्सल्स के अंदर ही रहेगी। तो लेटर स्पेसिंग को हम यूज करते हैं जब हमें आपके लेटर्स के बीच में स्पेस देना हो। तो लेटर के बीच में हम स्पेस कैसे दे सकते हैं, लेटर स्पेसिंग की हेल्प से। लिखने का क्या तरीका होगा देख लेते हैं। सपोज कोई हेडिंग है, उस हेडिंग के जो लेटर है उनके बीच में मुझे स्पेस चाहिए, दूर दूर लिखते हैं। ठीक, मैंने क्या यूज किया, लेटर स्पेसिंग और वैल्यू इसकी हमने पता है पिक्सल में देनी है 20 पिक्सल। ठीक, 20 पिक्सल वैसे तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हमने एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले लिया। हम जो लिखते हैं वो 3 या 4 पिक्सल के आसपास या 5 पिक्सल के आसपास मैक्सिमम लिखते हैं। तो आप अपनी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पिक्सल के फॉर्म में आप कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है वर्ड्स, देखो ऊपर तो उसने लेटर की बात की, अब ये बात कर रहा है वर्ड्स। अगर हम वर्ड्स हमारे क्या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एवीएम लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे दो वर्ड है, एक वर्ड ये और एक वर्ड ये, और इसके बीच में कुछ स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अब मुझे इस स्पेस को इंक्रीज करना है। वर्ड के बीच के स्पेस को यूज करने के लिए वर्ड स्पेसिंग, लेटर के बीच के स्पेस को इंक्रीज करने के लिए लेटर स्पेसिंग। इस चीज को आप याद रखें। तो एवीएम जो है और जो है, इन दोनों वर्ड के बीच का जो मुझे स्पेस है वो इंक्रीज करना है। मैं ग्रुप लिखना चाहता हूँ, मैं इनको इतनी दूर लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूँगा, वर्ड स्पेसिंग। वैल्यू वही सेम तरीका पिक्सल के रूप में। लेटर स्पेसिंग की जगह पे केवल क्या आ जाएगा मेरा, वर्ड स्पेसिंग आपका आ जाएगा, और वैल्यू उसकी पिक्सल के अंदर आप डिफाइन करेंगे। तरीका वही है आपके लिखने का, वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग पिक्सल की फॉर्म में, जिसके साथ में आपने यूज करना है। वर्ड के बीच में स्पेस बढ़ाना है तो वर्ड स्पेसिंग यूज करें, पर्टिकुलर लेटर्स के बीच में स्पेस आपने बढ़ाना है तो लेटर स्पेसिंग को यूज करें।
तो दोनों की आपकी एक साथ ही काम है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होते हैं। एक होता है लेटर के लिए और एक होता है वर्ड्स के बीच में स्पेस के लिए। अब इसके बाद जो आएगा अपना वो आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या है, कैसे यूज होगी, उसको समझते हैं। देखिए बेटा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमारा कैसे काम करता है, क्यों हमें जरूरत पड़ी। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की हमें जरूरत कब पड़ी। देखिए, अगर आपने HTML कोड के अंदर जो आपने कंटेंट लिखा, सारा कंटेंट सपोज करें आपने लिख दिया, और जो लिखा वो आपने स्मॉल लेटर में लिखा। अब आपसे बोला गया कि जी स्मॉल में नहीं चाहिए हमें, तो कैपिटल में चाहिए। अब क्या करें। अब या तो हम पुराना कंटेंट सारा डिलीट करें, वापस से उसको लिखें, लेकिन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी वहाँ पे हमारी काम आ सकती है, हमारे पूरे टेक्स्ट को कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। कैसे करेगी देख लेते हैं। देखिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी किया, सपोज करें हमने लिखा वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस, तो वी आर इंडियन हमने लिख तो दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास दिक्कत ये है कि हमने इसको कैपिटल फॉर्म में लिखना था, जो कि हम नहीं लिख पाए। हमने इसी तरीके से इसको हमारे HTML कंटेंट के अंदर जो हमने HTML फाइल बनाई उसमें ऐसे लिखा हुआ है। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा। कैसे काम आएगी, क्या वैल्यू होगी देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले है कैपिटलाइज, अपर केस, लोअर केस एंड 4 हमारी वैल्यू होंगी। कैसे काम करेंगे वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसी एग्जाम्पल को लेंगे हम और इसी एग्जाम्पल से इन 4 को समझेंगे। देखिए, कैपिटलाइज का मतलब होता है कि आपके जो वर्ड का स्टार्टिंग लेटर है केवल उसको कैपिटल करेगा। याद रखिएगा, हमारा जो कंफ्यूजन रहेगा एग्जाम के अंदर वो ये रहेगा कि कैपिटलाइज और अपर केस में डिफरेंस मोस्ट प्रॉब्ली हम करेंगे। तो कैपिटलाइज का मतलब क्या होगा कि आपका जो लेटर होगा वर्ड का फर्स्ट लेटर वो केवल कैपिटल होगा, पूरा टेक्स्ट कैपिटल में नहीं आएगा। याद रखिएगा। तो अगर इस प्रॉपर्टी को इस वाले टेक्स्ट पे लगाता हूँ तो कैसे दिखेगी, मैं अभी आपको अपीयरेंस बता रहा हूँ, कोड कैसे दिखना है वो भी बताऊँगा। तो देखो ये कैसे दिखेगा, वी, डब्ल्यू कैपिटल हो गया यहाँ पे वी का। अब अगला है आर, आर का ई कैपिटल हो गया, इंडियन का आई कैपिटल हो गया। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो कैपिटल कौन से लेटर हो रहे हैं जो वर्ड के स्टार्टिंग में, बाकी टेक्स्ट आपका लोअर केस में चल रहा है। ठीक, क्लियर है ये वाली चीज कि आपका जो कैपिटलाइज होगा वो केवल और केवल फर्स्ट लेटर होगा किसी भी वर्ड का। अब बात आती है अपर केस में क्या होगा, तो यानी अपर केस में इसका उल्टा होगा। क्या, सारे के सारे लेटर होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल होंगे। सारे के सारे लेटर क्या होंगे, कैपिटल के अंदर होंगे। तो इस चीज को याद रखना हमेशा, कैपिटलाइज और अपर केस में आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, आपको याद नहीं आएगा या आप भूल जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कैपिटल का यानी आपका जो पहला लेटर है वर्ड का वो कैपिटल, अपर केस यानी सारे के सारे लेटर आपके कैपिटल। लोअर केस आपको पता है, अगर सपोज इसमें डब्ल्यू भी कैपिटल में बना हुआ होता तो वो भी क्या करता था, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता। आई जो है आपका, फिर आई आपका इस तरीके से लोअर केस में आ गया, आई जो कैपिटल में था। तो लोअर केस यानी अगर आपने गलती से, सपोज करें गलती से आपने कंटेंट में सारा का सारा अपर केस में, कैप्स लॉक ऑन था, आप लिखते चले गए कंटेंट को, सारा का सारा कैप्स लॉक में है, लेकिन चाहिए आपको लोअर केस में, तो उस केस में हम वैल्यू को लोअर केस डाल देंगे तो हमारा सारा कंटेंट लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। नन के केस में यानी कुछ भी नहीं, नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में आएगा आपका,
जहाँ कैपिटल की जरूरत है वहाँ कैपिटल अपने आप आ जाएगा, और जहाँ लोअर केस की जरूरत है वहाँ लोअर केस अपने आप आ जाएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं। नन का आपका वही केस, अगर आपने कैपिटल में लिख दिया है, आप नॉर्मल में चाहते हैं तो नन की वैल्यू को यूज़ करेंगे। लिखने का क्या तरीका होगा कोड को वो देख लेते हैं। सपोज कोई पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के अंदर मैंने जो कंटेंट लिखा, HTML कोड के अंदर जो कंटेंट लिखा, वो कंटेंट मेरा स्मॉल में था, वो कंटेंट मेरा स्मॉल लेटर्स में था, मुझे चाहिए अपर केस में। तो मैं क्या करूँगा, इसकी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज करूँगा, कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, अपर, क्या लिख दूंगा, अपर केस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अच्छा, एक चीज हम मिस कर गए बेटा, हमने जो टेक्स्ट का साइज वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी जब हमने तो वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंस का, कि हमने EM और परसेंटेज लिया है ना। तो EM और परसेंटेज का देखो, मैं आपको वो बता देता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल क्या है। EM और परसेंटेज का अगर आपने वेबसाइट्स पे देखा हो, जो वेबसाइट आपकी कितनी होती है उस पर देखा हो, तो ऊपर की साइड में यहाँ पे एक ए छोटा बना होता है, ए बड़ा बना होता है, एक पे प्लस लिखा होता है, एक पे माइनस लिखा होता है। ऐसा क्यों होता है? और EM और परसेंटेज वाली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ कैसे काम आती है? तो देखिए, कुछ यूजर या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका विजन जो है, यानी देखने की क्षमता जो है वो सही नहीं होती, यानी वो ज़्यादा छोटे लेटर्स को देख नहीं पाते। फिर उनको सहूलियत देने के लिए बेटा क्या किया गया, यहाँ पे एक ऐसा फीचर ऐड किया गया जिसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो टेक्स्ट का साइज इंक्रीज होता चला जाता है। अब वो जो इंक्रीज होता है, कितना इंक्रीज होगा, उसको बताने के लिए हमारा EM और परसेंटेज वाली प्रॉपर्टी यूज होती है, कि जो आपका पहले रिलेटिव साइज था, यानी जब आपने फर्स्ट टाइम वेबसाइट को ओपन किया उस टाइम जो टेक्स्ट साइज था उससे बड़ा कंपेयर करेगा, कि जो आपने पहले वेबसाइट खोली थी उससे बड़ा साइज जो है आपका टेक्स्ट का वो होता चला जाए। वही आपका EM और परसेंटेज वाली केस में आपको एग्जांपल देना चाह रहा था। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे आपका जो है डिफरेंट विजुअली जो एबल्ड पर्सन है उनके लिए आपका ये सबसे ज़्यादा कारगर एग्जांपल है, सबसे ज़्यादा उनको ये वाला फीचर हेल्प करता है, तो हम वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने ट्रांसफॉर्म वाले के। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को लगाया और वैल्यू को क्या डाल दिया, अपर केस। इनमें से कोई भी वैल्यू लो, जो भी आपको चाहिए, कैपिटल में चाहिए कैपिटलाइज करें, अपर केस में चाहिए अपर केस, लोअर केस में चाहिए लोअर केस, नन चाहिए तो नन। तो ये हमारी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है। ठीक, आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 5.6 है। देखिए, एग्जाम्पल आप जरूर पढ़ें, टॉपिक मैंने यहाँ पे समझा दिया है, क्योंकि एग्जाम्पल बड़े हैं, जब तक आपके सामने बुक नहीं होगी आप एग्जाम्पल को नहीं समझ पाएंगे। तो आप कोशिश करें जो मैंने समझाया है उसको रिलेट करें एग्जाम्पल के साथ, जो दिया है उस एग्जाम्पल को आप करके देखें प्रैक्टिकली, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर रहेंगी और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो उस चीज़ को आप जरूर करें। टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बाद अपना जो नेक्स्ट आएगा, अगर आपको याद हो तो हमने एक मार्जिन और पैडिंग दो चीज़ें पढ़ी, मार्जिन और पैडिंग। तो ये हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी मार्जिन। मार्जिन और पैडिंग क्या है, पहले तो इसी को समझ लेते हैं, मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है। देखिए, शुरू करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक, ये हमारा कोई डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के चारों तरफ बाउंड्री है, बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, अगर आप एग्जाम लिखते हैं, आंसर शीट लिखना शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं आप साइड में मार्जिन लगाते हैं, यानी इस साइड में मार्जिन लगाते हैं, इस साइड में मार्जिन लगाते हैं, ऊपर तो होता ही है, नीचे लगा देते हैं। ठीक, तो ये जो आपका टेक्स्ट से लेके यहाँ क्या लिखेंगे, टेक्स्ट को लिखते हैं, ठीक, टेक्स्ट से लेके डॉक्यूमेंट
पे बॉर्डर के बीच का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड मार्जिन, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपके टेक्स्ट से लेके डॉक्यूमेंट के बॉर्डर तक का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड मार्जिन। अब बात आती है पैडिंग, तो पैडिंग के लिए अगर आपको याद हो तो हमने सेल के अंदर पढ़ा था कुछ इस तरीके का, ठीक, ABC है ना, और ये जो कंटेंट है ये उस सेल की बाउंड्री से कितना दूर है दैट इज कॉल्ड पैडिंग, यानी ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, दैट इज कॉल्ड पैडिंग, ठीक। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पैडिंग, ठीक है। तो ये मार्जिन है और ये हमारा क्या है, पैडिंग। अब बात आती है CSS के अंदर मार्जिन और पैडिंग कैसे काम करेगी। अब बात बताइए मुझे कि जो हमारी सेल थी वहां पे तो हमारे पास बॉर्डर था, वहां पे हमारे पास बॉर्डर था। अगर हमें हेडिंग के साथ मार्जिन को या आपके सेल पैडिंग को यूज करना तो कैसे होगा, प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हेडिंग के साथ तो आपकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, तो बॉर्डर आएगा कैसे। अगर आपको याद हो तो हमने एक कलर और बैकग्राउंड के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बैकग्राउंड, जिसके अंदर हम हेडिंग का भी बैकग्राउंड कलर देते थे, याद आया। देखें, अगर सपोज लिख रहे हैं हम हेडिंग, तो पैडिंग का मतलब आपका क्या है, बेसिकली अगर आप जनरल वे में बात करें तो पैडिंग का मतलब ये है कि जो आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट लेके जो आपके बॉर्डर तक की दूरी है उसको किसी चीज से फिल करता है, यही है ना। ये एक एरिया उसने कर लिया, एक एरिया को कवर कर लिया, कितना, टेक्स्ट से लेके आपके बॉर्डर तक के एरिया को, सेल बॉर्डर तक के एरिया। अब अगर हमें हेडिंग के बारे में मार्जिन और पैडिंग को यूज करना है तो हेडिंग का काम है, बॉर्डर मिलेगा नहीं, तो बॉर्डर हमें बेटा बनाना पड़ेगा। और बनाएंगे कैसे, अगर आपको याद हो तो जब हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी या कलर वाली प्रॉपर्टी यूज की आपकी हेडिंग के साथ, तो उसमें जो कलर आ रहा था वो एक स्पेसिफिक एरिया था, इस तरीके से आपके स्क्वायर के रूप में, रेक्टेंगल के रूप में, इस तरीके से आपका कवर कर रहा था ये वाला एरिया, ठीक है। तो वो आपकी क्या बन गई, वर्चुअल बाउंड्री बन गई, वर्चुअल बॉर्डर बन गया, वर्चुअल बॉर्डर बन गया। तो बॉर्डर बन गया तो अब हम इजीली क्या यूज कर सकते हैं, मार्जिन और पैडिंग को यूज कर सकते हैं, ठीक। प्रॉब्लम सॉल्व होगी कैसे कि हमें हमेशा मार्जिन और पैडिंग को प्रॉपर्टी कलर के साथ ही हम यूज करेंगे। हेडिंग के केस में, हेडिंग के केस में मैं बता रहा हूँ कि हेडिंग के केस में अगर आपने पैडिंग और मार्जिन लगाना है तो आप कलर के साथ ही उसको लगाएंगे, बिना कलर के नहीं चलेगी। अगर आप पैराग्राफ में भी लगा रहे हैं, सपोज पैराग्राफ में आप मार्जिन लगा रहे हैं, ठीक, पैराग्राफ में भी आप मार्जिन लगा रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको पैराग्राफ को एक कलर देना पड़ेगा, उसकी बाउंड्री तो बनानी पड़ेगी। पैराग्राफ की बाउंड्री नहीं बनेगी, जिसकी बाउंड्री नहीं बनेगी उसके साथ आपको कलर प्रॉपर्टी को बैकग्राउंड में यूज करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं मार्जिन और पैडिंग के अंदर क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो मार्जिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमारा क्या है, टॉप मार्जिन, ठीक, ये हमारा क्या है, लेफ्ट मार्जिन, ये हमारा बॉटम मार्जिन, ये हमारा राइट। लेकिन अगर हमने HTML1 की बात करें तो उसके अंदर हमने कितने पढ़े थे, 3 वैल्यू पढ़ी थी, ठीक, टॉप और लेफ्ट, 2 ही वैल्यू पढ़ी थी हमने, 3 भी नहीं पढ़ी, 2 वैल्यू पढ़ी थी हमने, टॉप एंड लेफ्ट, टॉप मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन, ये वाली भी नहीं थी और बॉटम वाली भी नहीं थी। तो हमारी केवल 2 वैल्यू थी, टॉप मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन। तो अब बात करते हैं पैडिंग के केस में। पैडिंग किस टाइप की होगी, पैडिंग में भी वही चारों चीज, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, 4 टाइप की आपकी पैडिंग की जो वैल्यू है आपको वो देखने को मिलती है। अब बात आती है आपको लिखने का कोड, कोड को कैसे लिखते हैं। सुबह में पैराग्राफ लिखते हैं,
पैराग्राफ लिखा, अगर हमें मार्जिन बनाना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा। या हम बॉडी के साथ अगर लिख रहे हैं तो फिर ठीक, बॉडी के साथ लिख रहे हैं यानी आपका जितना भी टेक्स्ट है वो ब्राउज़र की बाउंड्री से दूर होगा, मिल जाएगा उसको बॉर्डर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर सपोज हम बॉडी के साथ लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, मार्जिन, इसमें उल्टा होगा। स्टेप नंबर 2 में लिख लेते हैं टॉप मार्जिन, इसमें मार्जिन हाइफन टॉप, ऐसे ही मार्जिन हाइफन लेफ्ट, मार्जिन हाइफन बॉटम एंड मार्जिन हाइफन राइट। इस तरीके से हम उसको लिख देते हैं। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी पिक्सल, 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, 6 पिक्सल, वैल्यू आपकी आ जाएगी पिक्सल में। और लिखने का तरीका आपका इस तरीके से होगा, मार्जिन हाइफन टॉप, मार्जिन हाइफन लेफ्ट, मार्जिन हाइफन बॉटम, मार्जिन हाइफन राइट। इस चीज़ को याद रखें। ऐसी तरीके से सेल पैडिंग का जो हम बात करें, अगर हमें H1 के साथ यूज़ करना है, हेडिंग के साथ यूज़ करना है सेल पैडिंग को, ठीक, सेल पैडिंग को हेडिंग के साथ अगर यूज़ करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, H1 लिखेंगे। H1 लिखने के बाद सेल पैडिंग अब कब काम करेगी, जब आपकी हेडिंग का कोई बॉर्डर होगा। सेल पैडिंग हमारी क्या है, यही है ना, ये वाली चीज। अब अगर ये बॉर्डर ही नहीं होगा तो क्या हम सेल पैडिंग को यूज कर सकते हैं, कैसे पता लगेगा कितना एरिया कवर किया है। तो अगर बॉर्डर बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर लगाना पड़ेगा। बैकग्राउंड में सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, बैकग्राउंड लगाना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर लगाना पड़ेगा, ताकि आप इसकी बाउंड्री को डिफाइन कर सकें। बाउंड्री डिफाइन होगी तभी हमारी सेल पैडिंग काम करेगी। बाउंड्री को हमने क्या करना है, डिफाइन कर दिया, ठीक है। बाउंड्री को डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, आपकी वैसे ही चलेगी जैसे आपकी ऊपर चल रहा था मार्जिन टॉप, तो पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम। तो यही आपकी सेम केस रहेगा जैसे आपने ऊपर पढ़ा, लेफ्ट पैडिंग बॉटम पैडिंग राइट, ठीक। इसके अंदर आप पिक्सल की वैल्यू दे दें, 4 पिक्सल, 6 पिक्सल, 7 पिक्सल, ये आपकी पैडिंग की वैल्यू होगी। तो इसका जो एग्जाम्पल आपने बुक में दिया है, एग्जाम्पल नंबर 5.7 दिया है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हेडिंग ऊपर वाले का कलर अलग है, नीचे जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर अलग है, और दोनों के बीच में गैप को दिखाया गया है मार्जिन के रूप में और सेल पैडिंग के रूप में। तो उस एग्जाम्पल को आप जरूर पढ़ें। इसकी थ्योरी और जो मेरी वीडियो है उसको देखने के बाद, समझने के बाद उस एग्जाम्पल को जरूर पढ़ें, उससे आपकी क्लैरिटी थोड़ी सी विजुअली और हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दिखा नहीं सकता हूँ। तो आप उस एग्जाम्पल को जरूर पढ़ेंगे तो आपका ये और ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जो मेन कंसेप्ट था इसके पीछे का कि मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है, वो मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके बाद जो आती है आपकी लास्ट प्रॉपर्टीज आती हैं, जो प्रॉपर्टी रिलेटेड है बॉर्डर से। बॉर्डर प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो तो बॉर्डर प्रॉपर्टी हमने केवल टेबल के अंदर पढ़ी थी, HTML वाली। उसमें हमने क्या क्या डिफाइन किया था, टेबल के बॉर्डर को, कितना थिकनेस हो बॉर्डर, ठीक। उसके बाद हमने बॉर्डर का कलर भी डिफाइन किया था, ठीक है। बॉर्डर का कलर कैसे आएगा वो भी हमने डिफाइन किया था। लेकिन आपकी जो CSS के अंदर है, CSS के अंदर हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़नी है आपकी। वैसे तो मेनली 3 ही है, जो चौथी प्रॉपर्टी है उसको कंबाइन करके लिखा गया है, जैसे हमने फॉन्ट और बैकग्राउंड की आपकी शॉर्ट टाइम लिखा था। प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे बॉर्डर विड्थ, ठीक, बॉर्डर कलर एंड बॉर्डर स्टाइल।
एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था जब हम HTML1 का जो टेबल वाला पार्ट कर रहे थे, HTML2 में सॉरी जो हम टेबल वाला पार्ट कर रहे थे, कि सर क्या हम बॉर्डर को डॉटेड बना सकते हैं या बॉर्डर के हम स्टाइल को चेक कर सकते हैं। तो बेटा वो वाली चीज़ हम इस वाले CSS के अंदर कवर करेंगे। HTML2 के अंदर हमारे पास ऐसा कोई भी टैग नहीं था जो उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर पाए या उस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम वो चीज़ कर पाए। अब लेकिन हमारे पास ऐसी कंट्रोल है कि हम अपने बॉर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरीके का वो डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉर्डर विड्थ की। तो बॉर्डर विड्थ का मतलब क्या है आपका? बॉर्डर विड्थ का मतलब ये आपको यही है कि आपका बॉर्डर की जो थिकनेस है, इतना आपका हो गया, इतना हो गया, इससे बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होगी उसको बताने का काम हमारा कौन करेगा? बॉर्डर विड्थ। अब बात आती है बॉर्डर विड्थ को डिफाइन करने के लिए हम वैल्यू किस में देंगे? पिक्सल में देंगे या किसी और चीज़ में देंगे? तो वैल्यू आप दो तरीके से दे सकते हो, पिक्सल में भी दे सकते हो और इसकी 3 नेम वैल्यू होती है। नेम वैल्यू मतलब नाम से, ठीक है। तो ये जो आपके सिंगल लाइन दिखाई देती है ये हमारे क्या आती है? थिन। इनका हमें मतलब पता है, पतला, बिल्कुल पतला बॉर्डर आपका आएगा। दूसरा जो है ये है मिडल। मिडल का मतलब आपकी थिकनेस थोड़ी सी थिन से जो है वो ज़्यादा होगी, सॉरी मीडियम, मीडियम यानी आपकी थिकनेस जो है थिन से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन जो लास्ट है हमारी इसको हम बोलते हैं थिक। थिक मतलब बहुत ही ज़्यादा आपका मोटा बॉर्डर उसके अंदर दिखाई देगा। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू थिक और थिक के बीच की वैल्यू हमारी क्या आती है? मीडियम। दूसरा तरीका पिक्सल के रूप, तो पिक्सल 4 पिक्सल वो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, पिक्सल के फॉर्म में भी इसकी वैल्यू को दे सकते हैं। लिखने का तरीका देख लेते हैं। तो अगर बॉर्डर विड्थ को आपने डिफाइन करना है तो सपोज करें हम अब ये वाला बॉर्डर किसी भी चीज़ के साथ लगाएं आप। पैराग्राफ में भी अगर आपको बॉर्डर, आपने देखा होगा कई बार कि इस तरीके से आपका बॉर्डर आता है, बॉर्डर के अंदर आपका पैराग्राफ लिखा हुआ होता है। बॉर्डर आता है, बॉर्डर के अंदर पैराग्राफ लिखा गया होता है। तो हम ये वाला बॉर्डर प्रॉपर्टी हम किसी के साथ लगा सकते हैं, लेकिन HTML और HTML1 और HTML2 के अंदर हमारी जो बॉर्डर प्रॉपर्टी थी वो केवल टेबल के साथ लगती थी, लेकिन ये वाली हमारी प्रॉपर्टी किसके साथ लगेगी? आपकी किसी भी टैग के साथ आप लगा सकते हैं। तो H1 लिखा हमने, ठीक है। H1 लिखने के बाद हमने क्या लिखा? बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ, और इसको हम क्या कर देंगे? स्पेसिफाई कर देंगे या फिर नाम से थिन, मीडियम और थिक, या फिर हम पिक्सल की फॉर्म में इसको दे देते हैं, वो 6 पिक्सल। उसके अकॉर्डिंग मेरी हेडिंग जो है, हेडिंग जो मेरी कैंडिडेट चारों तरफ क्या बनाएगा? बॉर्डर बनाएगा, और हेडिंग जो है, हेडिंग वाला जो टेक्स्ट है वो उस बॉर्डर के अंदर लिखा मिलेगा। हेडिंग वाला टेक्स्ट उस बॉर्डर के अंदर लिखा मिलेगा इस तरीके से। तो ये हमारा बॉर्डर किसी के साथ भी लगाया, पैराग्राफ के साथ भी लग जाएगा अगर हमें इस तरीके से उसकी डिस्प्ले चाहिए तो, या इस तरीके से हमें कंटेंट चाहिए तो। इसके बाद अगर बॉर्डर कलर, तो कलर से आप समझते हैं, सिंपल सा आपका एट्रीब्यूट है कि अगर आपने कलर लगाना है तो कैसे यूज़ करेंगे। तो बॉर्डर कलर के लिए भी आप यही यूज़ करेंगे। सपोज मैं पैराग्राफ के साथ लगा रहा हूँ, ठीक। याद रखिएगा कलर कब लगेगा? जब आपका बॉर्डर होगा। बॉर्डर होगा नहीं, आपने बॉर्डर कलर लगा दिया, क्या काम करेगा? नहीं करेगा बेटा। तो याद रखिए सबसे पहले आप कलर लगाते हैं, सबसे पहले आप बॉर्डर विड्थ को जरूर डिफाइन करेंगे। बॉर्डर की विड्थ आपने दी नहीं, बॉर्डर बनाया नहीं, लेकिन आपने बॉर्डर का कलर दे दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो बॉर्डर विड्थ को आप डिफाइन करें 6 पिक्सल है। अब बॉर्डर के किसको डिफाइन करेंगे आप? कलर। बॉर्डर के कलर को डिफाइन करेंगे सपोज रेड, ठीक। तो यानी अब जो मेरा ये बॉर्डर आएगा, ये किस कलर का है? आपका चारों तरफ रेड कलर का बॉर्डर होगा, उसके अंदर आपका क्या लिखा होगा? टेक्स्ट लिखा होगा। तो ये हमारी बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके बाद जो आता है आपका बॉर्डर का स्टाइल। अब जो स्टाइल वाले की बात करेंगे, ये स्टाइल वाला वही है कि आपको अगर डॉटेड लाइन चाहिए, ठीक है, रेड्स लाइन चाहिए, या फिर आपको डिटेल्ड लाइन चाहिए, या सॉलिड लाइन चाहिए, इस तरीके से। तो आपका बॉर्डर अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से, आपने देखा होगा कि जगह आपने वेबसाइट पे भी इस तरीके से भी आता है, आपका ये सॉलिड भी आता है,
या आपके एक बॉर्डर के अंदर दूसरा बॉर्डर या कलर आपका चेंज भी आता है, डबल बॉर्डर भी आता है, इस तरीके से भी डबल बॉर्डर भी आता है। तो वो सारी चीज़ें इसकी हेल्प से होती है आपकी बॉर्डर स्टाइल के लिए। तो लिखने का वही तरीका किसी भी टैग के साथ, सपोज पैराग्राफ में मुझे चाहिए, ये लिखा मैंने, बॉर्डर स्टाइल को डिफाइन किया, बॉर्डर स्टाइल को डिफाइन करने के बाद मैंने इसकी वैल्यू दे दी। वैल्यू जो होगी वो आपकी बुक में स्पेसिफिक दे रखी है, उनको हम याद करें। जैसे डॉटेड के लिए डॉटेड वैल्यू है, डबल के लिए डबल वैल्यू है, अगर इस तरीके से सॉलिड चाहिए तो उसके लिए सॉलिड वैल्यू है। इस तरीके से आपको ये वैल्यू जो है ये आपकी बुक में दी गई है, उन वैल्यूज को आप याद करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद जो आया आपका जो लास्ट हमारा है, इनको शॉर्ट हैंड में लिखने का तरीका। इनको क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड में लिखना। जैसे हमने फ़ॉन्ट को लिखा था, आपके फ़ॉन्ट जो स्टाइल था या विड्थ थी उनको एक साथ कंबाइन करके हमने फ़ॉन्ट के रूप में लिखा था। उसी तरीके से आप इसको बॉर्डर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, बॉर्डर पी के साथ में लगा रहा हूँ, बॉर्डर मैंने लिख दिया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। इसका एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के हिसाब से ही आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले जो सीक्वेंस में आएगा बॉर्डर विड्थ, सबसे पहले देखिए सीक्वेंस यहाँ पर लिखेगा, बॉर्डर विड्थ आएगा, फिर बॉर्डर स्टाइल आएगा, और बॉर्डर स्टाइल आएगा, बॉर्डर कलर आएगा। 3 यही सीक्वेंस रहेगा। तो बॉर्डर के साथ आप लिखें इसको। तो सबसे पहले विड्थ को मैं डिफाइन करूंगा। विड्थ में सपोज थिक देगा, थिक वैल्यू ले लिया, स्पेस छोड़ा, अगली वैल्यू लेने के लिए, अगली वैल्यू मैंने किसकी देनी है, स्टाइल, स्टाइल में सपोज सॉलिड देना है, क्या लिख दिया मैंने, सॉलिड। अब मुझे देना है कलर, कलर की वैल्यू देने के लिए फिर मैं स्पेस छोड़ूंगा और मैं लिखूंगा रेड, और मेरी बॉर्डर की सारी प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी मेरी एक सिंगल लाइन कोड के अंदर आ गई, जिसको हम शॉर्ट हैंड तरीका भी बोलते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड तरीका भी आपका कहा जाता है। तो इनको आप जरूर चेक कर लें। हमेशा आपका बॉर्डर जो स्टाइल है, आपका बॉर्डर स्टाइल भी आप ये याद रखना कि बॉर्डर स्टाइल भी बॉर्डर विड्थ होगी तो ही काम करेगा। बॉर्डर आपने लगाया है लेकिन बॉर्डर का स्टाइल आप बनाने बैठ गए, बॉर्डर का स्टाइल कब बनेगा, जब बॉर्डर एग्जिस्ट करेगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है कलर और स्टाइल की, ये बॉर्डर विड्थ के साथ ही आपकी अच्छे से काम करेंगी, अदरवाइज काम नहीं करेंगी। ठीक बेटा, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है CSS। इसमें आपका एक लास्ट टॉपिक जो आपके बेनिफिट्स ऑफ CSS होंगे उनको आप पढ़ सकते हैं। 3-4 बेनिफिट आपके दिए गए हैं, उन बेनिफिट्स को आप समझ लेना। वो बेनिफिट हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किए हुए हैं कि आप जो है आपका जो वेबसाइट की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपका जो कोड है उसको कम लिखना पड़ता है। आपका जो प्रोग्रामर है वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता सेम कोड को बार बार कॉपी करने से। तो वो सारी आपकी जो है अलग अलग एडवांटेज या डिसएडवांटेज भी होंगी इसमें, तो वो भी आप देख लें। डिसएडवांटेज मोस्टली यही होगी कि ये बहुत सारे ब्राउजर पर जो है वो सपोर्ट नहीं करती CSS। जैसे हमने पढ़ा था स्टाइल वाला एट्रीब्यूट नहीं देता सपोर्ट करती, तो वो क्या दिखा देती है, कोडिंग दिखा देती है। तो वो वाले सारे आपके अलग अलग हैं डिसएडवांटेज, तो आप उनको कवर करें। ठीक, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन सर आपको मिल जाएंगे PDF की फॉर्म में, उनको आप करें। उसके बाद जो हम अगले वाले चैप्टर करेंगे वो हमारे मोस्टली थ्योरी के हैं, तो वो मैं आपको बोर्ड पे समझाने की बजाय आपको मैं वीडियो दूंगा, जिसके अंदर आपकी बुक आप साथ में रख के पढ़ेंगे। बुक के अंदर ही हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।